जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो युद्ध भूमि। बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में तनाव अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं दिखती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैरीलैंड के कैंप डेविड रिसोर्ट में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ ईरान को घुटनों पर लाने की फाइनल सैन्य योजना पर मुहर लगा दी है। इस बैठक के बाद ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने दो टूक कहा कि अब उन्हें ईरान पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ईरान बातचीत की आड़ में सिर्फ झूठ बोलता है और बार बार अपने वादे तोड़ता है। हम उन पर बहुत जोरदार हमला करने जा रहे हैं। एक समय आएगा जब वो कहेंगे कि हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस प्लान के तहत निशाने पर है ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट और तेल रिफाइनरियां। यहां तक कि अमेरिका तेहरान की बिजली पूरी तरह से काटने पर भी विचार कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन की तरफ से बयान आया है कि उनकी सेना लॉक एंड लोडेड है और राष्ट्रपति का आदेश मिलते ही तबाही शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से भी बारूद तैयार है। ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। ईरान ने एक व्यापक जवाबी प्लान तैयार किया है, जिसके तहत हमला होने पर इजराइल के अहम ठिकानों और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों और उनके ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। तो वहीं दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री व्यापारिक मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूद की गंध फैल चुकी है। ओमान के खासाब शहर से करीब 39 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में एक तेल टैंकर उस वक्त बाल बाल बच गया जब उसके बेहद करीब एक जोरदार धमाका हुआ और पानी का विशाल गुबार हवा में उछल गया। जहाज के कैप्टन ने तुरंत इसकी जानकारी ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO को दी। राहत की बात यह है कि इस धमाके से जहाज या उसके चालक दल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है। इसी शनिवार तड़के ओमान के ही लीमा शहर से 11 नॉटिकल मील दूर एक और तेल टैंकर को अज्ञात मिसाइल या ड्रोन से निशाना बनाया गया था। उस हमले में टैंकर का इंजन रूम पूरी तरह तबाह हो गया और जहाज समुद्र के बीचों बीच बेकाबू होकर रुक गया। एक ही दिन में दो अलग अलग टैंकरों को निशाना बनाए जाने के बाद पूरे ओमान प्रायद्वीप में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे अमेरिकी अधिकारियों से मदद मांगी है ताकि वो टेक दिग्गज एलन मस्क से स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के इस्तेमाल की मंजूरी दिला सके। इस सिस्टम का इस्तेमाल रूस के अंदर हमले करने के लिए किया जा सकता है। स्टारलिंक के ज्यादा इस्तेमाल की कोशिश ऐसे समय में हो रही है जब जेलेंस्की यूक्रेनी इलाके पर रूस के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत को कम करने के दूसरे तरीके ढूंढ रहे हैं। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग जारी रहने की वजह से इंटरसेप्टर की कमी हो गई है और शुक्रवार को ट्रंप यूक्रेन को इनके प्रोडक्शन का लाइसेंस देने के अपने हालिया वादे से पीछे हटते दिखे। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए दावा किया कि जब अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर उन्होंने युद्ध बंद नहीं किया तो उन पर टैरिफ लगाया जाएगा, तो बहुत नाराज हुए और चिल्लाने लगे। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के दौरान 11 विमान मार गिराए गए थे, एक ऐसा दावा जिसे नई दिल्ली ने गलत बताया है। साथ ही ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 8 युद्ध रुकवाने के अपने दावे को दोहराया और साथ ही साथ कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने के लिए समझौता करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर तमाम अपडेट्स हमने आपके सामने रखी। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रिटायर्ड कर्नल SK मलिक सर हैं, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। काफी दिनों के बाद मैं आपसे चर्चा एक बार फिर कर रही हूं। शुरुआत माथुर सर आपसे मैं करूंगी। ट्रंप ने यह कहा है कि अमेरिका और इजराइल इस हफ्ते ईरान पर बड़ा अटैक कर सकते हैं। तैयारी पूरी है, गन्स लोडेड है और अब बस तैयारी है एक ऑर्डर की। आप इसको कितना सही मानते हैं, कितना सटीक मानते हैं? देखिए, जय हिंद। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ थी जब नेतन्याहू अमेरिका गए थे और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करी, तो ये निश्चित था कि निश्चित रूप से ईरान के साथ क्या किया जाएगा इसके बारे में बातचीत होगी। अब जो प्रयास हो रहा था उधर
ईरान ने एक बहुत अच्छी टेक्निक अपना के रखी हुई थी कि उन्होंने डायरेक्ट अमेरिका के किसी भी एसेट पे, युद्धपोत पे हमला नहीं किया और डायरेक्टली इसराइल के ऊपर एक भी मिसाइल उन्होंने नहीं दागी। वो अमेरिका के जितने भी एसेट्स हैं उनको वहां पर जो 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 पश्चिमी एशियाई देश हैं वहां पर हमले करते रहे। उसके अलावा हॉर्मुज बंद किया, उस बाबल मंदेब में सऊदी अरब के ऊपर रोक लगाई। तो ये एक तरीका था कि जिससे इसराइल को पता नहीं पड़ रहा था कि वो इस युद्ध में घुसे तो कैसे घुसे, क्या उनके पास वजह रह सकती है जिसके कारण वो घुस सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि जाकर के उन्होंने यही बात करी होगी कि किस प्रकार से ईरान को अभी सबक सिखाने का समय है। देखिए पहली बात। दूसरी बात हमको ये समझने की आवश्यकता है कि ईरान जब तक वो ये बात नहीं समझेगा, ईरान को अभी भी इस बात का मुगालता है कि उन्होंने वो अमेरिका को और अमेरिका और इजराइल को मिलकर के पूरी तरह से मिलिटरीली ध्वस्त कर देंगे। ये सही नहीं है। और इस सिलसिले के चलते वो पूरे लगता है कहीं ना कहीं यूरोप को और दूसरे देशों को भी धमका रहे हैं। आपने सुना होगा कल या परसों एक मिस्र के पोर्ट के ऊपर हमला हुआ है, उसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह रही है। तो मेरा ये मानना है कि ईरान जो जिस प्रकार से आज पेश आ रहा है उससे दो चीजें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि जो उनकी रिजीम है, इस्लामिक रिजीम, और जिसको मैं शायद जिहादी रिजीम कहूं तो भी उसमें कोई गलती नहीं होगी, वो इस बात को अपना लाभ नफा नुकसान देखने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रही है और उनको सिवाय जिहाद और बदले के कुछ नजर नहीं आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से वो पूरी दुनिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं उससे निश्चित रूप से उनके पीछे से कोई मदद उनके पास आ रही है, और वो पीछे कोई और नहीं, वो चीन है। चीन लगातार मदद कर रहा है। और अब जो सुनने में आया है वो ये है कि चाइना ने उनको शॉर्ट जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स देने की पेशकश की है। लगभग 400 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो ईरान को दिए जा रहे हैं। वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि चीन को भी पता है कि अब हमले होने वाले हैं, और अब अगर हमले होंगे तो ईरान की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो बहुत कमजोर हो चुकी है। और उनको अब इस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम्स की आवश्यकता है जो अपने अपने छोटे छोटे जो उनके सेंटर्स हैं उसके पास जाकर के उसका प्रयोग कर सकें। और तीसरी बात यह है कि इस प्रकार के सिस्टम्स को भेज पाना संभव है। बिल्कुल। अब ये मैं बताता हूं आपको कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स आ रहे हैं ये निश्चित रूप से मुझे लगता है आते हुए मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, और ये जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से होकर गुजरता है। अमेरिका को ये पता है, और ये प्रश्न अमेरिका के राष्ट्रपति से किया भी था। वो असहज थे और इस बात को मानने को भी तैयार नहीं थे। कहते हैं कि आई विल बी दिस वन दैट वन, पता नहीं क्या उन्होंने जवाब दिया। तो ये मेरा मानना है कि चीन की मदद से ईरान अपने आप को यूएस और इजराइल के हमलों के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो भीषणता इस युद्ध की बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा माथुर सर। इस पॉइंट पर को मैं और इलेबोरेट करूंगी। मलिक सर, आपसे समझना चाहूंगी मैं, ऐसे वक्त में जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान पर भरोसा खत्म हो रहा है, ईरान बातचीत की बात तो करता है लेकिन करता नहीं है, अब अगला कदम क्या होगा अमेरिका का, और अमेरिका अब क्या कर सकता है? प्रेरणा गुड आफ्टरनून, अनुज सर गुड आफ्टरनून, और आपके सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। प्रेरणा, देखिए क्या होता है कि ईरान ने, मुझे लगता है कि जैसा अनुज सर ने किया, मैं वहां से सर की परमिशन से एक उनका सेंटेंस लेता हूं। ईरान ने अपना बीच में जो एक ट्रेन थी ना मिस कर दी है। जो एमओयूज के फेवर में ऑलमोस्ट 90% फेवर में था, उसने उस वक्त को जाया कर दिया। और उस वक्त में ऐसा नहीं है, चाहे अमेरिका चाहता हो ट्रिगर को ट्रिगर करना, लेकिन गलती कर बैठा ईरान। उसी दौरान जब एमओयू के कुछ ही दिन बीते थे, ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते में 3 शिपिंग पर, यानी कमर्शियल जो शिप्स हैं उन पर अटैक कर दिया। शायद अमेरिका इसी का वेट कर रहा था, तो उसने इस बात के एवज में कि हम हॉर्मुज पर नहीं आने देंगे, उसने एक ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया, और जो अब तक जारी है। तो वही था इसके टूटने का कारण। देखिए, ये आईआरजीसी मेरे ख्याल से आज भी कहते हैं ना कि ओवर एस्टिमेशन आपको ले डूबता है, तो अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही उन्होंने आकलन कर लिया। यह बात सही है कि ईरान एक फोर्ट्रेस है नेचुरली, और वहां की जमीन बिल्कुल डिफरेंट है इराक से।
इराक का अगर हम देखें उसका ऑपरेशन, इराक के अंदर कुछ दिनों के बम्बार्डमेंट के बाद अमेरिका ने अपने ग्राउंड फोर्सेस भी उतार दी थी और अपनी आर्मर्ड जो फ्लीट थी वो पूरी उतार दी थी और एक तरह से फ्री रन लिया था। ये बात वहां पर लागू नहीं होती। और दूसरा, उन्होंने जो मौजिक पद्धति इनकी है ईरान में, उनका क्या है कि 31 प्रांत की 31 यूनिट्स उन्होंने बनाई हुई है। तो क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज उनको पकड़ पाना, कमांड कंट्रोल इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कौन यूनिट क्या करने वाली है। तो एक वार ऑफ एट्रिशन का जो रूप इन्होंने दिया है, उसके सारे ये सोचते हैं कि ये जीत जाएंगे। देखिए, हॉर्मुज पे बात आए, हॉर्मुज का बात मुझे बहुत क्लियर हो चुकी है। ये इसलिए क्लियर हो चुकी है कि अगर ईरान किसी पर $1 या $2 का बढ़ा देता है, देखिए अमेरिका की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। बिल्कुल। इससे फर्क पड़ेगा अमेरिका की वहां की डोमिनेंस पे, वहां की पेट्रो डॉलर के कब्जे पे और अल्टीमेटली डॉलर की स्टेबिलिटी और डॉलर की मांग पे। सारी कहानी यहां है। इसलिए हॉर्मुज पर कब्जा ईरान का कब्जा नहीं होने देगा अमेरिका, क्योंकि उसकी इकोनॉमी का डाउनफॉल यहीं से ट्रिगर हो जाएगा। अभी क्या अमेरिका करने वाला है, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी ट्रंप साहब की और जेलेंस्की साहब की, उसकी हालांकि जेलेंस्की साहब अपने विषय में गए थे, तो वहां पर नेतन्याहू साहब ने इन्होंने जरूर इस बात को डिस्कस किया है और इजराइल बैठा है तैयार। जैसे ही उसके अपने टारगेट्स क्लियर मिलेंगे, इंडिकेशन क्लियर मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, इजराइल पक्का लॉन्च करेगा, ऑफेंसिव लॉन्च करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मोसाद CIA वो बैठे इसलिए चुप हैं कि देखिए इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसा नहीं होता कि वो बार बार आके अपनी घोषणाएं करें और अपने ट्विटर या किसी माध्यम के जरिए से अपनी जो एजेंसीज होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी चुपचाप महीनों महीनों तक बैठी रहती है। लेकिन जैसे ही उनके जो प्राइस टारगेट आते हैं, वो उन पर ऑफेंसिव के लिए ग्रीन सिग्नल देती है और इजराइल वही करने वाला है। ऑफ कोर्स अमेरिका भी साथ ही रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो अभी बाबल अल मंदेब का जो सीन है, इधर मिस्र का जो सीन आ गया है। मिस्र का भी सुना है कि मिस्र ने बहुत सारी अपनी सारी जो स्ट्रेटेजी है वो बनानी शुरू कर दिया सऊदी अरब के साथ। ये बात बिल्कुल सही है प्रेरणा के बाब अल मंदेब में ये जो अंसार अल्लाह के लोग हैं, ये नासूर तो हैं, इनका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। नहीं तो उधर होर्मुज पे वो बैठ गए, इधर उनका प्रॉक्सी बैठ गया। तो कहने का मतलब, क्या पूरे वर्ल्ड को हॉस्टेज बनाने वाले हो आप? पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हॉस्टेज की तरफ ले जा रहे हो, या फिर इनको एक तरह से रैंसम ले जा रहे हो और आप पूरा कब्जा करके अपना पूरा अधिकार चलाना चाहते हो? ये नहीं होने वाला और पूरा नहीं बनेगा। अगर बाबल मंदेब पे एक्टिविटी बढ़ती तो सभी दूसरे को भी इसमें एंटर करना पड़ेगा, जो कि अभी तक बचे हुए हैं। और शायद अमेरिका चाहता ही है कि नाटो के कंट्री या यूरोपियन के कंट्री, बाकी लोग को भी इसमें पार्टिसिपेशन हो, सो दैट पोजीशन तो बने ही बने, इंटरनेशनल लेवल पर एक उनकी जो सहमति है, जिस बात को वो कन्वे कर रहे थे, उसको भी बल मिलेगा। जी प्रेरणा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मलिक सर और माथुर सर, आप दोनों जुड़े रहिए। हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट अनुज माथुर सर और SK मलिक सर जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। माथुर सर, इतने महीने हो चुके हैं, लगातार हमने कई एन नंबर ऑफ अटैक्स देखे, अब आपका एनालिसिस क्या कहता है? सिर्फ हवाई हमले से ईरान के पूरे नेटवर्क को खत्म करना मुश्किल है? प्रेरणा, देखिए, जब भी युद्ध होते हैं, ये बात कई दफा कह चुका हूं, युद्ध 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़े जाते हैं। एक होता है इकोनॉमिक फ्रंट, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या आप उसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या जो भी कह सकते हैं, वो फ्रंट। और तीसरी फ्रंट होता है जिसके के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, जो फिजिकल, जो काइनेटिक आप वॉर, हथियार, गोला बारूद से जो लड़ाई करते हैं। आज जो ये इकोनॉमिक फ्रंट है, वो कहीं ज्यादा पावरफुल होकर के इस पश्चिम एशिया युद्ध में बाहर आया। अब आपको मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मिस्र के ऊपर हमला हुआ, क्यों हुआ? उसकी वजह यही है कि वो स्ट्रैंगुलेट करना चाहता है ईरान चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो दबाव बना करके रखे, उनका प्रॉक्सी बाबल मंदेब पर दबाव बना करके रखे, और सऊदी अरब को सुएज कैनाल से मेडिटेरेनियन के रास्ते, भूमध्य सागर के रास्ते भी व्यापार न करने दिया जाए। इस वजह से मिस्र के ऊपर दबाव बनाया जाए या सुएज कैनाल के ऊपर हमले किए जाएं। ये ऐसा अचानक से हमला नहीं हुआ है, इसको काफी सोची समझी रणनीति के तहत ये हमला हुआ है। तो जैसा ईरान कर रहा है, लगभग वैसा अमेरिका भी करने का करेगा, निश्चित रूप से वो करना पड़ेगा। जो सैंक्शंस लगे हुए थे पिछले 47-48 वर्षों से, वो भी उसी वॉरफेयर का एक हिस्सा थे। तो अब अमेरिका जो है ईरान को 3 तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने खुद
ईरान का भी कब्जा है, तो अमेरिका ने वहां पर ब्लॉकेड लगा रखा है। भूमध्य सागर इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो बंद हैं। उसके अलावा जो ये बात अभी हम कर रहे थे कि वो दोनों साथ साथ वहां क्यों गए, जेलेंस्की और इजरायली प्रधानमंत्री, उसकी भी वजह है। उत्तर से भी इनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, कैस्पियन सागर में, काला सागर में से इनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, और फिर इजराइल और अमेरिका पश्चिमी दिशा से इनके ऊपर हमले करेंगे। ये बात बिल्कुल निश्चित है। वो तीन तरफ से उनको घेर करके और उनको पूरी तरह से दबाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो उनकी शर्तें मानने पर मजबूर हों। दोनों प्रकार का दबाव होगा। हवाई हमले होंगे, जिससे वो सामरिक रूप से उनके ऊपर दबाव डालने का प्रयास करेंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑलरेडी इतनी इन्होंने उनकी कम कर दी है कि उनकी हालत काफी पस्त ऑलरेडी है। उसके अलावा आर्थिक रूप से चौतरफा उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि वो एक, मुझे लगता है, ईरान की सबसे ज्यादा कमजोर परिस्थिति होगी। और स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। शाह ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया है, और उनके स्टेटमेंट में उन्होंने पहली चीज जो कही है वो ये कही है कि हम इजराइल के साथ अपने संबंधों को पुराने लेवल पर लेकर के जाएंगे। ईरान के एक बहुत खूबसूरत शहर में इजराइल का एम्बेसी बनेगा। तो ये तमाम चीजें वहां उठनी शुरू हो गई हैं, और ये बहुत ज्यादा देर तक इस प्रकार की इकोनॉमिक कंडीशन में, जहां पर कि आपको अपने डेली खाने के लिए ईएमआई देने की आवश्यकता हो जाए, ऐसी परिस्थिति बहुत ज्यादा देर तक आप सिर्फ जिहाद और बदले के एक सेंटिमेंट से आगे ले जा नहीं सकते। तो मुझे लगता है चौतरफा सामरिक, आर्थिक और इस प्रकार का दबाव बनाया जाएगा ईरान के ऊपर, ताकि ईरान आपकी शर्तें मानने के लिए मजबूर होवे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है, इशू होगा। और इजिप्ट का इसमें आना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। एक चीज और, कल किसके बारे में मैंने बात की थी, दोबारा बताता हूं, कि जो आज दुनिया के बहुत सारे देश, जब बाबल मंदेब और सुएज कनाल के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, तो दुनिया के देश इकट्ठे हो रहे हैं। जब 42-43 कंट्रीज को सऊदी अरब ने न्योता भेजा है कि आप इस कोएलिशन के अंदर शामिल हुई, 14 देश ऑलरेडी उसको हाँ कर चुके हैं। उसमें कुल 3 देश, इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान, अपनी सेनाएं भेजने को वहां तैयार हो गए। तो आप ये देखिए कि जिस प्रकार से ईरान अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है, उससे उसका जो पूरे दुनिया में जो उनकी थोड़ी बहुत सिंपैथी आई थी, वो समाप्त हो रही है। बिल्कुल। अगर आप इसको, सुएज कैनाल को और बाबल मंदिर को बंद करेंगे, यहां से 32% कंटेनर ट्रैफिक जाता है पूरी दुनिया का। अब तेल को छोड़िए, ऊर्जा को छोड़िए, उसके अलावा बता रहा हूं 32%। इसमें रूस निर्भर है, इसके सुएज कैनाल और बाबल मंदिर के ऊपर। पूरा यूरोप निर्भर है। यूरोप से आपको अगर आना है यहाँ पर 15 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, या आप अगर केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आएंगे। तो ये मेरा मानना है कि इसको अगर आप छेड़ेंगे, इस प्रकार की हरकत करेंगे, तो दुनिया आपके खिलाफ होगी। और ये 14 देश अभी मिल गए हैं, थोड़े दिनों में 140 देश भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने मलिक सर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का की जो स्थिति है उसके बारे में भी आपने समझाया, और इधर एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है, और एक रिपोर्ट का कहना यह है कि रशिया ईरान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहा है। जी प्रेरणा जी, ये एक्सपेक्टेड है। रशिया का सर ने चाइना का सर ने बहुत क्लियरली बता दिया है। देखिए, रशिया के पास आज इतनी कैपेबिलिटी तो नहीं लगती, क्योंकि वो खुद उलझा हुआ है। और यही तो कारण है कि अमेरिका जेलेंस्की को अब पीछे से पूरा ऑक्सीजन दे के उनको उलझाए रखना चाहता है, ताकि रशिया अपना पूरा फुल फोर्स ध्यान अब ईरान को ना दे सके। लेकिन बात इतनी सिंपल सी है कि जीसीसी कंट्री, सऊदी अरब से नीचे तक पूरे मिला लीजिए, यमन को छोड़ के। हालांकि यमन की भी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है, जो जनरल यानी यूएन द्वारा ऑथराइज है, हालांकि उसकी चलती नहीं है, कब्जा किया हुआ है वहां पे हुतीज ने, अंसार अल्लाह ने। लेकिन कोई भी इनमें से देश नहीं चाहेगा कि ईरान इस युद्ध में, इस ऑपरेशन में अपर हैंड लेके निकले। क्योंकि देखिए, आज की हालत यह है कि ईरान के साथ कोई भी देश कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ईरान का मकसद है कि इन सब की इनहेरिट किया जाए, इन सब को निचोड़ा जाए। और यही बात कैसे कोई अपनी कंट्री, देखिए सऊदी अरब का तो पूरा व्यापार ही पूरा एनर्जी के ऊपर है, और बाकी देख लीजिए। चलिए हम दुबई की बात कर लेते, कितना व्यापार हिट चुक हो चुका है। प्रेरणा जी, बात यह है कि
इकोनॉमी को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, और युद्ध भी तब लड़े जाएंगे जब आपके पास इकोनॉमी आपकी साउंड होगी। आज की डेट में ईरान की इकोनॉमी निश्चित रूप से बहुत ही निचले लेवल की तरफ जा चुकी है, और यही शायद अमेरिका ने ये उनके जो थिंक टैंक है उन्होंने ये अच्छी तरह एनालाइज किया है कि इस टाइम पे व्हेन द कहते हैं ना कि जब गर्म लोहा है मारते चले जाओ, वो वाली कहानी है। अमेरिका नहीं छोड़ेगा इस चीज को, वो युद्ध करेगा, ऑपरेशन करेगा, अटैक करेगा, फिर पॉज देगा, फिर अटैक आएगा। यानी ये ग्राफ ऊपर नीचे ये चलेगा, इसलिए चलेगा कि ईरान तब तक नहीं मानेगा जब तक कि वो इनकैपेसिटेट ना हो जाए। उसकी आईआरजीसी किसी की सुनती नहीं है, और वहां पे 3 धड़े हैं जिसमें से आईआरजीसी एक जिद्दी धड़ा है। इस जिद्दी धड़ा को अगर ये लोग नहीं ग्राउंड पे लाएंगे तो पूरे खित्ते के अंदर अशांति रहेगी। बात सही है, अगर सुएज कैनाल बंद होता है तो इसमें रशिया भी तो अफेक्टेड है। रशिया का ऑयल भारत आज कितना खरीद रहा है, रशिया को कितनी मुद्रा यानी कितनी इकोनॉमी स्ट्रेंथ मिल रही है, उनमें भारत का जो ऑयल का परचेज है तकरीबन 36-37% है, कम नहीं है ये चीज। तो अगर सुएज कैनाल का रास्ता अफेक्ट होता है तो भारत का व्यापार इंपोर्ट रशिया से अफेक्ट होगा। बाल्टिक सागर से लेकर नीचे केप ऑफ गुड होप से लाएंगे तो ये नॉट ओनली इन कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ टाइम आल्सो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द रशियन इकोनॉमी आल्सो। तो इन सब चीजों को देखते हुए आईआरजीसी को कुंद करना बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए। ग्राउंड ऑपरेशन मुझे अभी भी नहीं लगते हैं, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका का मुझे लगता है बिछाए हुए जाल में फंसने वाला होगा। लेकिन बाकी जितने सर ने एक्सप्लेन किए हैं मुझे लगता है कि वो चीज अपनी जगह पर आएंगी। इकोनॉमी का खेल है, इकोनॉमी की लड़ाई है, और इकोनॉमी की लड़ाई में अमेरिका लूजर होकर नहीं वापस जाएगा। प्रेरणा जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अनुज माथुर सर और एसके मलिक सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। और युद्ध भूमि के इस खास सेगमेंट में आज इतना ही, लेकिन युद्ध से जुड़ी हर एक अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ।